साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको आज से जो अंतिम महीना बचा है, आज 26 तारीख से 26 तारीख को आपके एग्जाम है, उसके लिए शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी तैयारी में इस अंतिम महीने में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है व्यवधान नहीं आएगा तो आप झंडा जरूर गाड़ दोगे। क्योंकि जिस तरीके से तैयारी में लगे हो, जिस शिद्दत से लगे हो, जिस शिद्दत से आप अपने लक्ष्य को चाह रहे हो, वह जरूर आपको मिलेगा। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं साथियों, आप सभी के काफी कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे लगातार, तो आज सेट हुआ है ये वीडियो बनाने का कि हिंदी के अंदर अंतिम महीने में किस तरीके से पढ़ा जाए और सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, कौन से टॉपिक्स ज्यादा वेटेज वाले होते हैं और मैंने कैसे पढ़ा था, किस चीज को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए हिंदी में जिससे अपने मार्क्स बढ़ सके। तो उसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे आज। आप सभी ने साथियों सिलेबस तो बहुत अच्छी से पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, और यदि किसी ने सिलेबस नहीं पढ़ा है और सिलेबस पढ़े बिना तैयारी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक भूल होती है। सिलेबस अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, तो सिलेबस पढ़ लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि सिलेबस के ही जो है कुछ बिंदु मैं लिख कर लाया हूं अपने साथ और वही अपना पैटर्न फॉलो करेंगे अपन। मैं पास में बता दूंगा आपको साथ में इमेज, और उसके बाद में मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। एक बार ध्यान से देख लेना इसको, आपके जितने सवाल हैं उन सब के उत्तर इसके अंदर मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इस सिलेबस पर डिस्कशन करने के बाद में कुछ जो है हिंदी से रिलेटेड ही मैं टिप्स दूंगा आपको, उसे फॉलो करें। आपके स्कोर में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सुधार होगा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, आपकी पहली और दूसरी यूनिट जो है वह गद्यांश के रूप में आती है। पहली और दूसरी यूनिट गद्यांश के रूप में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 8वीं 10वीं में जो पैराग्राफ आते थे उसमें से अपन उत्तर देखकर लिखना है कि इसमें से ये छूट गया और ये लिखना है, ऐसा नहीं है। गद्यांश आएंगे दो, लेकिन गद्यांश में भी आपके व्याकरण के टॉपिक डाले हुए। गद्यांश में व्याकरण के टॉपिक है, जिसमें पहला गद्यांश है उसमें टॉपिक्स ज्यादा दिखते हैं और दूसरी यूनिट यानी कि दूसरा गद्यांश है उसके अंदर टॉपिक्स कम दिखते हैं। अब कौन कौन से एक बार देखो, आपको साइड में दिख रहा होगा। हालांकि अगर ये क्लियर नहीं दिखता है तो मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम पे भी इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, उसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना आप में। मैंने इसमें कुछ बिंदु लिखे भी हैं आपके टिप्स के लिए। तो गद्यांश के अंदर देखो शब्द ज्ञान है, यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारे, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। हकीकत बात जो है वह ये होती है कि जैसे तत्सम तद्भव है, ठीक है ना, और पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और उपसर्ग, प्रत्यय, ये जितने टॉपिक है ना, इसको अपन बिल्कुल कम ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान कम देते हैं कि ये तो क्या है, हिंदी है, इसको तो पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ये तो बाद में जाते जाते नजर मार के चले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, या ये तो आते हैं, ये सारी भावनाएं मन में रहती है। ये बहुत गलत धारणा है। यदि आप हिंदी के लिए एक फिक्स टाइम दे रहे हो तो इनको रिवाइज करना और इनको याद करना जरूरी है। याद कैसे किया जाए, जैसे आपके सभी के बुक्स में ऐसे लिखे होंगे, जैसे विलोम शब्द एक तरफ ऐसे लिखे होंगे, फिर दूसरी तरफ उसका विलोम लिखा होगा, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, ऐसे हाथ रख के, अपन जैसे एक तरफ लिखे होते हैं तो ऐसे हाथ रख के एक तरफ, फिर देखना है कि हाँ इनमें से ये आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको टिक करो, ताकि वो ही पढ़ने रहेंगे, जो आ रहे हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये तरीका होता है। तत्सम तद्भव को पहचान करना सीखो कि संस्कृत के मूल शब्द कौन से हैं और उसमें से क्या क्या इनमें भिन्नता आती है, कौन से वर्ण अंदर ऐसे जो सिर्फ तत्सम में काम में आते हैं, तद्भव में अलग से काम में आते हैं। हालांकि तत्सम तद्भव पे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तत्सम तद्भव और ये देश विदेशी पे। जैसे ही सेट होता है मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो देने की। तो इस तरीके से इनको, अब इनको हल्के में नहीं लेना है। ये हल्के में किस लिए नहीं लेना है, क्योंकि ये यूनिट 5 नंबर की दिखा रखी है, लेकिन एग्जामिनर क्योंकि टॉपिक ज्यादा है इसके अंदर तो इसमें से नंबर बढ़ा के भी दे देते हैं, दूसरे में से कम करके और इसमें से बढ़ा के दे देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 से 7 प्रश्न लिखा है। कई बार बढ़ा के दे देते 2 प्रश्न। मान लीजिए इतने सारे टॉपिक है, एक विलोम शब्द में से दे दिया, एक पर्यायवाची में से दे दिया, एक तत्सम तद्भव में से दे दिया, फिर उपसर्ग और प्रत्यय में से पक्का ही आ रहा है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, इतने हैं। तो 5-7 प्रश्न मिलने की संभावना यहाँ पे रहती है। इसलिए पहली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहली यूनिट में भी संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग अति महत्वपूर्ण है। प्रत्यय और उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है और इसके शब्द भी जोड़ तोड़ के वो देते हैं। कई बार तो प्रत्यय उपसर्ग मिला हुआ एक शब्द दे देते हैं, पिछली बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसमें से मूल शब्द निकालना होता है। ये सारे तरीके होते हैं, तो इनको व्यवस्थित तरीके से करें। इनको करने के लिए साथियों आप अब
अब आप, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे नियम पढ़ने बहुत जरूरी है, लेकिन नियम आपने पढ़े भी होंगे, क्योंकि नियम नहीं पढ़ोगे जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार समझ लिए उसके बाद में ऐसा नहीं है कि नियम का रट्टा मारना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम हूबहू याद हो ऐसी भी जरूरत नहीं है। आपको पहचान करनी आनी चाहिए, इतना चाहिए, क्योंकि नियम एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा उदाहरण। तो अब आपको जो शिक्षण विधि इसके अंदर काम में लेनी है वह उदाहरण से नियम की ओर चलना है, इस बात को ध्यान में रखें। अब उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देखने हैं। अब कई विद्यार्थियों का सवाल यह आता है कि सर हमने नवीन व्याकरण में से उदाहरण पढ़ लिए हैं सारे, या रचना प्रबोध में से पढ़ लिए हैं, क्या हमें और उदाहरण पढ़ने की जरूरत है? तो उनके लिए मैं कहूंगा हाँ जरूरत है, क्योंकि नवीन हिंदी व्याकरण आपका कंसेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी चीजें उसके अंदर दे रखी, जल्दी से समझ में आ जाता है। लेकिन उदाहरण के लिए आपको और सोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उदाहरण की कोई लिमिट नहीं है, कहां से आ जाए कहां से नहीं। और एक बार आपके पढ़ा हुआ होगा तो वो आपके गलत नहीं होगा, नहीं तो नहीं पढ़ा हुआ होता तो अभी भी कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो राजा का विलोम शोधरा नहीं करके आएंगे, जबकि होता रंक है। ऐसी गलतियां वहां पे ज्यादा होती है, इस बात को विशेष ध्यान पे रखें, ठीक है ना। तो उदाहरण से अब नियम की ओर बढ़े। हिंदी में करना क्या है, अपवादों से बचना है। संधि समास के अंदर काफी अपवाद मिलेंगे आपको, और अपवाद के चक्कर में आप इतना समय गवाते हो जो नहीं गवाना चाहिए। कंफ्यूजन वाले सवालों से बचना है, अपवाद से बचना है। अपवाद श्रेष्ठ होता है लेकिन इससे बचना चाहिए, क्योंकि अपवाद वाले प्रश्न बहुत कम आते हैं, और आएंगे यदि तो आप जैसे आपने इतनी टाइम से पढ़ रहे हो तो आप उसकी पहचान कर लोगे। आपने अभी तक अपवाद तो सारे आपके नजरों में आ गए होंगे, तो उसके चक्कर में मतलब दूसरे को पूछने के चक्कर में, फंसाने के चक्कर में अपना समय व्यर्थ नहीं करें, और एक बार जो है सारा ही रिवाइज करें फटाफट और अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करें। अब चलते हैं दूसरी यूनिट की तरफ। दूसरी यूनिट में आपके वचन, काल, लिंग और ये दे रखे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह काल है। काल के प्रकार और ये सारे याद कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे आपके अलग अलग पूछे जाते हैं, आसन, भूतकाल वगैरह, ये सारे तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्रश्न लिख रखा है, क्योंकि पहली यूनिट पे ज्यादा वेटेज रहता है, तो यहाँ पे जो है वह कम वेटेज दिया जा सकता है। अब ये ऐसा है साथियों, एक विश्लेषण है, मेरी मानना है, मेरा विश्लेषण है। हो सकता है कि एग्जामिनर का दिमाग अलग चले और अन्य किसी व्यक्ति की अलग विचारधारा हो, तो इसमें आप मतलब मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा हूबहू फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप अपने तरफ से इसमें मैं जो बता रहा हूँ उसमें संशोधन करके आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है उसको फॉलो करें, ठीक है ना। मैं एक आपको मार्ग बता रहा हूँ कि इस तरीके से चलना आपको है, कैसे चलना है, भागना है, दौड़ना है, बैठ के चलना है, कैसे चलना है, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। तीसरी यूनिट में से साथियों लगभग 4 से 5 प्रश्न आ सकते हैं। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, प्रकार, पदबंध, मुहावरे व लोकोक्तियां इसमें है आपके। अब इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां अति महत्वपूर्ण है। अभी तक यदि नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, क्योंकि आप यदि इस भ्रम में रहते हो कि ये तो मुझे आते हैं, लेकिन वहां पे ऐसे आते हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो इसलिए हमें वो पढ़ना जरूरी है। जो मुहावरे और लोकोक्तियां जो ऑप्शन सामने आएंगे ना, ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि ये करें या वो करें, छोड़े तो जाए पकड़े तो खाए वाली कंडीशन हो जाएगी फिर। तो इसलिए आपको अभी से ध्यान देना जरूरी है। इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से 2 बार भी पढ़ लोगे ना मुहावरे, लोकोक्तियां, तो आपके बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण। और इसके अंदर से एक महत्वपूर्ण और है कि वाक्य के प्रकार, ये भी आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। वाक्य के प्रकार पढ़ लेना, अंग वगैरह जैसे प्रकार पढ़ोगे तो उसके अंदर वाक्य पूरा एक टॉपिक है, उसके अंदर ये सारे अलग अलग भाग है, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो तीसरी यूनिट में आपको इस तरीके से चलना है। अब ये 3 यूनिट तो है आपके व्याकरण से संबंधित, बाकी की 3 यूनिट है आपके टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि और मूल्यांकन से संबंधित। तो चौथी जो यूनिट है उसमें आपके शिक्षण विधि, शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता विकास आदि ये सवाल है। इसमें से लगभग 4-5 सवाल आपको मिल सकते हैं। शिक्षण विधि के नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन जो थे वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे भी दे चुका हूं, और एक वीडियो अपने जब 20,000 सब्सक्राइबर हुए थे तब बनाया था, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाला हुआ है, तो वहां से भी यदि नहीं देखें तो देख लेना, या टेलीग्राम में जुड़े हुए कोई साथी आपके संपर्क में हो तो उनसे संपर्क करके ले लेना, काफी मदद हो जाएगी। लेकिन वे पूर्ण नहीं है, उसके भरोसे नहीं रहे, अपने पास जो मैटर है उसको भी पढ़ें, ठीक है। अब चलते हैं 5वीं यूनिट की तरफ। 5वीं यूनिट में आपके भाषाई कौशल, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शुभोपली, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखें, शुभोपली, ठीक है। शुभोपली यानी कि ये क्रम यही है,
ठीक है ना। सुबोपली को ध्यान रखें। शिक्षण अधिगम सामग्री मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण के अंदर आ जाती है शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री जो भी है वह सब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसमें आपकी चुनौतियां पूछी जाती है, पाठ्य पुस्तक के बहुमाध्यम आदि ये सारे पूछे जाते हैं। अब साथियों इस यूनिट के अंदर आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक नजरिए से देखते हुए उसको हल करना है। इससे क्या होगा कि आपके जैसे चुनौतियां वगैरह ये इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है लेकिन आप उसमें से सबसे सकारात्मक उत्तर ढूंढोगे तो वह आपके सही हो जाएगा। ये एक तरीका होता है, क्योंकि शिक्षण विधियां क्या कहती है, शिक्षण विधियां यही कहती है कि पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए उसको ध्यान में रखा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। इसमें से आपके शिक्षण अधिगम सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, लिख रखा है। यूनिट 6 अंतिम यूनिट जो है वह इन शिक्षण विधियों वाली जो 3 यूनिट है इसमें से सबसे अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है, 5 से 6 प्रश्न आने की संभावना है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें मूल्यांकन आ गया, इसमें उपलब्धि परीक्षण आ गया, इसमें आपके सतत एवं समग्र मूल्यांकन आ गया, इसमें उपचारात्मक शिक्षण आ गया। अब ये पूरी ही यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं आपको अलग अलग नहीं बता सकता क्योंकि ये पूरी यूनिट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है ये यूनिट, और इसको बहुत अच्छी के तरीके से आपको कवर करना है। अब कुछ और बिंदुओं पर बात करते हैं कि सर रिवीजन किससे किया जाए। जैसे हम व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण ही पढ़ रहे थे और अब क्या पढ़ा जाए, तो नवीन हिंदी व्याकरण आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसमें से जो उदाहरण दे रखे हैं वे सारे क्लियर हो गए, लगभग जो देखने को मिलते हैं वो उसमें से मिलते हैं। लेकिन अब कुछ जो है अन्य सोर्सेज आप जुटा लीजिए। उसमें अन्य सोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि किताबें नहीं बदलनी है, ठीक है ना। अन्य सोर्सेज का मतलब सिर्फ उदाहरण आपको और कहीं से पढ़ने को मिल जाते हैं। आजकल पीडीएफ भी बहुत उपलब्ध होती है नेट पर, या कोई दूसरी ऐसी कोई बुक मिलती है आपको जिसमें उदाहरण, ठीक है ना। कंसेप्ट समझने के लिए आप बार बार चेंज नहीं करें, एक बार समझ में आ गया वो काफी है। उदाहरण ऐसी चीज है जैसे विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, जितने ज्यादा पढ़ोगे उतना फायदा होगा, तो वो आप अन्य सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज यदि बात करें अब कि मॉडल पेपर मिलाएं या वस्तुनिष्ठ सवाल अलग अलग जो मिलते हैं, तो साथियों ऐसा है कि आपका कोर्स 2 से 3 बार कवर हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, तो आप मॉडल पेपर मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल पेपर दिन का 1 मिला दीजिए, काफी है, उससे आपका आकलन हो जाएगा, आपको वो पता चल जाएगा कि आप किस लेवल। लेकिन आपके जैसे कोई टॉपिक कमजोर है या सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, तब आपको क्या करना है, तब आपको स्पेशल टॉपिक वाइज आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के लिए बहुत सारी वस्तुनिष्ठ आपके बुक्स अवेलेबल है, तो उसमें से आपकी टॉपिक वाइज वाली मिल जाती है, टॉपिक वाइज उसको देख लीजिए। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे मॉडल पेपर से करो चाहे टॉपिक वाइज से करो, तो टॉपिक वाइज अभ्यास उसमें से कर लीजिए, ये काफी बेहतर रहेगा। अब हिंदी में आपको अब इस समय नियमों में नहीं उलझना है, जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ सके वह फायदेमंद होगा आपके लिए। 15 नंबर देखो, दोनों अलग अलग 15-15 के पार्ट है ना, 15-15 के पार्ट है। उसमें से जो पीछे वाली 3 यूनिट बताई उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सबसे लास्ट यूनिट, और जो पहले वाली बताई उसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहली यूनिट। लेकिन उनमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे। जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ोगे कई बार आपको उदाहरण ऐसे के ऐसे सामने मिल जाएंगे, और उदाहरण से प्रश्न की तरफ चलने वाली विधि आपको पता होनी चाहिए। कई बार हमें प्रश्न से डायरेक्ट याद नहीं आता, लेकिन उदाहरण देखते हैं तब हम गलत उदाहरणों को अलग छांट सकते हैं और सही उदाहरण उसमें से निकल जाता है। कई बार हमें पता नहीं होता है कि ये सही है, फिर भी वह सही निकल जाता है क्योंकि हमें उसमें से छटनी करनी आ जाती है। तो इन बेसिक्स चीजों को ध्यान में रखें और हिंदी को भी पर्याप्त समय दें, नहीं तो ये हिंदी ही आपकी हिंदी करवा सकती है आगे जाकर, ठीक है ना। जितना सरल समझते हैं उतनी ज्यादा आजकल कठिनाई इसमें ही महसूस होती है। तो हिंदी जो है सबके, साइंस वालों के हैं, लेवल 1 लेवल 2 सभी के हैं। अब मैं बताना चाहूँ, ये जैसे मैंने फर्स्ट पेपर फर्स्ट लैंग्वेज जिसके लिए थी उसकी बात की है, सेकंड लैंग्वेज उनमें भी लगभग मिलता जुलता सिलेबस होता है, तो वो मैंने इसमें जो जो टॉपिक जिस तरीके से बताएं उसमें वे भी देख लें, फर्स्ट लेवल वाले भी देख लें। इस तरीके से ही हिंदी को पढ़ा जाता है और ये सबसे बेहतर तरीका है। हाँ, मेरे जो है 30 में से 29 नंबर आए थे रीट के अंदर, हालांकि मुझे भी विश्वास नहीं था, लगभग 26-27 तो कंफर्म आ रहे थे, और 1-2 जो है वह मतलब अपनी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, अपनी जो उस प्रश्न को करने का जो पैटर्न होता है, और अपने अंदर जो पॉजिटिविटी आ जाती है पेपर को देखकर, तो उसके अनुसार अपने आप 1-2 तो वैसे सही हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया स्कोर मेरा हिंदी के अंदर हुआ था, 30 में से 29 नंबर हिंदी के अंदर, जिसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था।
तो जितना सरल विषय है उसको हल्के में नहीं लें, उसको और मजबूत करें, जिससे वह आपको और हेल्प करें दूसरे सब्जेक्ट को भी बूस्ट करने में, और आपका स्कोर ओवरऑल बूस्ट होगा, और उसका नतीजा ये होगा कि आप सरकारी नौकरी में पदस्थापित हो जाएंगे। कोशिश मैंने यही की है, हो सकता है कुछ चीजें रह गई हो बतानी। तरीका यही है साथियों, सिलेबस पर अपन ने पूरी नजर डाली है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, उदाहरण ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जितने उदाहरण पढ़ोगे उतना फायदा होगा। अब नियमों में मत उलझना, अब ज्यादातर आपको उदाहरण ही पढ़ने हैं और एग्जाम में उदाहरण ही मिलेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।